आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं शेखर कुमार लेकर आया हूँ आप सभी के सामने क्लास 10th का एक मजेदार टॉपिक अम्ल, भस्म और लवण, जिसमें आज हम सभी देखने वाले हैं अम्लों के बारे में। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में खत्म करेंगे। पहले भाग में अम्ल, फिर भस्म को देखेंगे और एक लवण। अम्ल और भस्म और लवण को देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है सूचक, यानी कि इंडिकेटर। इस चैनल पे आपको क्लास 10 के सभी वीडियोस हिंदी में डिटेल, फुल हिंदी में, ठीक है। सूचक, सूचक किसे कहते हैं? सूचक वो पदार्थ होता है जो सूचना देता है। जैसे हमारे घर का इंडिकेटर लाइन आने नहीं आने की सूचना देता है। हर बोर्ड में लगा हुआ होता है आपका इंडिकेटर की लाइन आता है तो जलता है, जिसे देखकर हम बताते हैं कि हाँ लाइन आ चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का ये सूचक ये बताता है कि जो हमारे पास जो पदार्थ है, जो विलयन दिया गया है, वो अम्ल है या भस्म, ठीक है। तो जो क्या बताए, जो अम्ल या भस्म की प्रकृति को बताए उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अम्ल या भस्मों की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थों को सूचक कहा जाता है। क्या कह रहा है? अम्ल और अम्ल या भस्म की उपस्थिति को, अम्ल या भस्म की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? हम सूचक कहते हैं। जो हमें बस सूचक सिर्फ ये बता देता है कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन या जो विलयन दिया गया है वो अम्ल है या भस्म, ठीक। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। और तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक सूचक और दूसरा है आपका कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सूचक किसे कहें? जो अम्ल और भस्म की उपस्थिति या प्रकृति को प्रदर्शित करे उन्हें सूचक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक जिसे हम लैब में बनाए, प्रयोगशाला में। कृत्रिम सूचक कहाँ बनेगा? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, यानी लैब में जो सूचक बने वो कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक सूचक प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। प्राकृतिक सूचक में हमारे पास कौन कौन सा है? तो सूचक कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, ठीक है। पहला है प्राकृतिक सूचक, जिसमें से सबसे मुख्य है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र लाइकेन एक पौधा होता है। लाइकेन पौधों के रस मिला के जो बनाया जाता है, ये बताता है अम्ल और भस्म को जनरली बताता है, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर या सबसे प्रसिद्ध जो प्राकृतिक सूचक है वो हमारा क्या है? लिटमस पत्र। किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मेन पॉइंट्स को आप लिखते भी चलेंगे। किससे होता है? लाइकेन पौधे से बनाया जाता है। लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। सामान्यतः ये बैंगनी कलर का होता है। अम्ल में अपना रंग बदल के ये बताएगा कि ये कोई भी जो विलयन दिया गया है वो अम्ल है या भस्म।
अगर हमने लिटमस पत्र को अम्ल में डाल दिया, ठीक है, अगर लिटमस पत्र को हमने अम्ल में डाल दिया तो ये अपना कलर बैंगनी से चेंज करके लाल कर देगा, ठीक है। और यदि वो भस्म या क्षार, आगे की वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार के भस्म को क्षार कहा जाता है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम समझते ये लेके चल रहे हैं क्षार। क्षार में ये आपका नीला कलर देता है। तो अगर लिटमस पत्र का कलर किसी विलयन में डालने के बाद लाल हो जाए तो वो जो दिया गया हमारे पास जो विलयन है वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर वो कलर नीला हो जाए तो जो दिया गया हमारे पास विलयन है वो क्या होगा, क्षार होगा। इसी प्रकार से अलग अलग तरह के सूचक जो है अलग अलग रंग प्रदर्शित करके ये हमेशा बताएंगे। सूचक है तो वो हमेशा यही बताएंगे कि कोई चीज अम्ल है या बस। इंडिकेटर का जिस प्रकार से आपके घर के इंडिकेटर का बस एक ही काम कि लाइन अभी है या नहीं, बस इसको बताना है, इसके अलावा इंडिकेटर का कोई काम नहीं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के सूचक का बस एक ही काम है कि ये बताना कि ये जो दिया गया विलयन है वो अम्ल है या बस में, इसकी जानकारी हमें दे देता है। अब ये रंग बदल के होगा, कहीं हम पीएच स्केल के द्वारा देख सकते हैं, तो अलग अलग तरह के सूचक होते हैं। तो पहला जो है प्राकृतिक सूचक वो मेरा क्या है, लिटमस पत्र। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। कैसा कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। अम्ल में ये लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षार में ये नीला रंग दिखाता है, ठीक है। आपके घरों में दूसरा जो हम सूचक देख रहे हैं वो है हमारा हल्दी। दूसरा जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है, हमारा हल्दी, ठीक है। अम्ल में ये पीला ही रहता है, यानी कि अम्ल में हल्दी का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको भस्म में डाला जाए, ठीक है, हल्दी को जैसे ही भस्म में डाला जाएगा ये लाल हो जाएगा, ठीक है। और भी कई तरह के हैं, चाइनीज रोज, बहुत तरह के प्राकृतिक सूचक आपको प्रकृति में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो दो मुख्य सूचक प्राकृतिक सूचक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कि लिटमस पत्र और दूसरा क्या है, हमारे घरों में पाया जाने वाला हल्दी। लिटमस पत्र कहां से मिलता है, लाइकेन पौधों से मिलता है। कैसा कलर का होता है, बैंगनी होता है। अम्ल में ये लाल रंग दिखाता है, क्षार हो जाए तो ये नीला रंग दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक कौन से हैं, तो जो सूचक जो हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में जिनका निर्माण करते हैं, वे सारे सूचक कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें से पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज, ठीक है। तो बताने का जरूरत नहीं होगा कि ये किस कलर का होता है। इसके बारे में भी कुछ जानकारी देख लें कि मिथाइल ऑरेंज का अपना रंग, ठीक है, कैसा होता है, गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज गुलाबी रंग का एक सूचक जो कि एक कृत्रिम सूचक है, ठीक है। ये जल में घुलनशील है, ठीक है। इसकी प्रकृति के बारे में देख लेंगे तो ये जल में घुलनशील है। अच्छा, स्वाद में ये विषाक्त है, विषाक्त कह सकते हैं या जहरीला कह सकते हैं। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के करें, ये जहरीला प्रकृति का होता है, ठीक है। और अगर आपने मिथाइल ऑरेंज को अपने अंदर ले लिया है तो तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से भी मिल लें, क्योंकि ये आसान तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अम्ल में ये लिटमस पत्र की तरह बिहेव करता है। अम्ल में लिटमस पत्र लाल रंग प्रदर्शित करता है, यानी कि ये भी लाल ही दिखाएगा, ठीक है। और यदि इसको भस्म में डाला जाए, किसे, मिथाइल ऑरेंज को, तो ये पीला कलर दिखाएगा, ठीक है। और जो अगला हमारा
कृत्रिम सूचक है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, ठीक है, ये रंगहीन होता है, यानी कि फिनोफ्थलीन का अपना कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी सूचक देखे, चाहे वो प्राकृतिक हो, कृत्रिम सूचक हो, सभी का कोई ना कोई कलर होता था। जैसे लिटमस पत्र बैंगनी कलर का होता है, हल्दी का खुद का कलर पीला, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर गुलाबी है। अब कहा जाएगा कि एक ऐसा सूचक का नाम बताइए जो किसी रंग का नहीं होता है, जो रंगहीन होता है, वो कौन सा है? आपका फिनोफ्थलीन है, ठीक है। अम्ल में फिनोफ्थलीन कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि अगर अम्ल में फिनोफ्थलीन डाल दिया जाए तो ये रंगहीन ही रहेगा, अम्ल में रंगहीन होगा, ठीक है। और यदि इसे भस्म में डाला जाए तो ये गुलाबी रंग दर्शाता है, ठीक है, भस्म में गुलाबी। तो सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक वो है जो ये बताए कि जो दिया गया विलयन है वो अम्ल है या भस्म है। किसी भी पदार्थ में या किसी भी विलयन में अम्ल या भस्म की उपस्थिति को प्रदर्शित या सूचित करने वाले को सूचक कहा जाता है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, बैगनी कलर का होता है। अम्ल में यह लाल कलर प्रदर्शित करता है, ध्यान में रखिएगा, लाल यानी कि खतरा, ठीक। तो अम्ल में लिटमस पत्र लाल कलर प्रदर्शित करता है। भस्म को क्या कर देता है? भस्म में लिटमस पत्र क्या कर जाता है? नीला हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा प्राकृतिक सूचक है वो है हल्दी, ठीक है। अम्ल में ये पीला ही रहता है, अम्ल में हल्दी का कलर परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भस्म में हल्दी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो सूचक है कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल सूचक, जिसे हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन है? मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज गुलाबी रंग का है, घुलनशील है, ठीक है, विषाक्त है यानी जहरीला है। अम्ल में यह लाल रंग दर्शाता है और भस्म में यह पीला रंग प्रदर्शित करता है। अम्ल में लाल, भस्म में पीला, ठीक है। फिनोफ्थलीन पे आइए, तो फिनोफ्थलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है। अम्लों में यह रंगहीन ही रहता है, ठीक है। अम्ल में फिनोफ्थलीन का रंग परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि फिनोफ्थलीन कैसा है? रंगहीन है, अम्ल में भी रंगहीन, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन भस्म फिनोफ्थलीन के कलर को क्या कर देता है? रंगहीन से गुलाबी बना देता है, ठीक है। भस्म जो है फिनोफ्थलीन, अगर भस्मों में फिनोफ्थलीन को डाला जाएगा, फिनोफ्थलीन कैसा है? रंगीन, अगर उसमें फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदे डाल देंगे तो पूरे जो विलयन का कलर है वो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो ये हमारे सूचक थे जो क्या बता रहे थे? अम्ल और भस्म को बता रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि अम्ल और भस्म है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों के बारे में। कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अम्ल यानी कि एसिड। कई जगह आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, बैटरी वगैरह सब जगह इस्तेमाल होता है अम्ल का। तो अम्ल कहते किसको, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल की प्रकृति है, ठीक है। आपका स्वभाव है कि आप चोर हैं, अच्छे हैं, जो भी है, ठीक है, वो आपका गुण हो सकता है, आपका आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। आप कहाँ रहते हो, किस प्रकार के हो, ये सारे होते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन, अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करें? हाइड्रोजन आयन प्रदान करें, उसे हम अम्ल कहते हैं,
कई उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे कई अम्लों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे एक करके इनके गुणों का अध्ययन करते हैं कि अम्ल क्या है, कौन कौन से अम्ल हैं, किस प्रकार के अम्ल हैं, हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भौतिक गुण कि अम्लों के भौतिक गुण किस प्रकार के हैं, फिजिकल नेचर क्या है उनका। फिजिकल नेचर, अम्ल का स्वाद, तो आप सभी को पता होगा अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा था आपने, जलीय विलयन में, यानी कि जल में घुलनशील है अम्ल। सभी अम्ल जल में क्या है, घुलनशील होते हैं। भस्मों के साथ ऐसा नहीं है, कुछ भस्म जल में घुलते हैं, लेकिन जबकि कुछ भस्म जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन सभी प्रकार के अम्ल, जो भी अम्ल, चाहे दुर्बल हो, प्रबल हो, कोई भी, वो सभी क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो दूसरा जो भौतिक गुण हो जाता है, जल में क्या है, घुलनशील है। लिटमस पत्र के साथ क्या करते हैं, तो हमने देखा था कि सूचक कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में भी हमने देखा लिटमस पत्र और हल्दी वगैरह, चाइना रोज आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। कृत्रिम सूचक में फिनोल्फथालीन देखा है हमने, मिथाइल ऑरेंज देखा है। ठीक है, तो जिसमें लिटमस पत्र, अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या करते हैं, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी क्या करते हैं, लाल करते हैं, है? अम्ल मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करते हैं, फिनोल्फथालीन का कलर चेंज नहीं करते हैं, हल्दी का भी कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, त्वचा में क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं। ये त्वचा में जलन पैदा करते हैं सभी। आपने देखा होगा नींबू वगैरह कहीं पे भी स्किन पे भी अगर रगड़ा जाए तो वो थोड़ा सा जलन पैदा करते हैं। ठीक है, और इनमें जैविक पदार्थों को गलाने की क्षमता होती है प्रबल अम्लों में। दुर्बल अम्ल तो नहीं गला पाएंगे, वो बस जलन ही पैदा करेंगे, लेकिन अगर प्रबल अम्ल हम लोग यूज कर लिए तो वो जैविक पदार्थ को पूर्णतः गला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जितना भी हम कॉमन भौतिक गुण लिख रहे हैं, जो सभी प्रकार के चाहे दुर्बल हो सभी में पाए जाए, तो हम कह सकते हैं कि त्वचा में ये जलन पैदा करते हैं। और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। अगर आपको कोई विलयन दिया जा रहा है जिसका पीएच मान बताया जा रहा है कि 3 है, 4 है, उदाहरण स्वरूप 1 भी है, ये सारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। अगर 7 से कम है तो 7 नहीं होना चाहिए, है ना, 6.999999 ही क्यों ना हो, ये एक अम्ल है। तो ये कुछ अम्लों के सामान्य भौतिक गुण है कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, त्वचा में आपके जलन पैदा करते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, और भी कई प्रकार के। ठीक, अब हम देखने वाले हैं इनके रासायनिक गुण। अभी तक हमने अम्लों के बारे में जानकारी देखी, ठीक है, सूचकों के बारे में देखा, अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में देखा है। अब हम सभी देखने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, जिसमें हम अम्लों को अलग अलग धातुओं, तत्वों और यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवा के देखेंगे कि अम्ल हमें किस प्रकार का अभिक्रिया देते हैं।
और उत्पाद में क्या बनता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये गैस है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, जैसे हम देखते हैं कोई एक लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई धातु लिए सोडियम। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया क्या प्रदान करते हैं, लवण प्रदान करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। लवण हम बाद में देखेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रहा है यानी कि H2। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करेंगे H2। अब हमें देखना है कि लवण कौन सा है। ये हाइड्रोजन अगर यहां से निकल गया तो ये क्लोरीन और सोडियम बचा। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की संयोजकता +1, क्लोरीन की संयोजकता -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था कि सोडियम के नीचे दूसरे का संयोजकता लिखते हैं, दूसरे तत्व का, क्लोरीन के नीचे सोडियम का संयोजकता है। अगर ये चीज कट रहा है, विभाजित हो रहा है कोई संख्या से, 4 था और ये 2 रहता, तो दोनों 2 से विभाजित होता तो पहले इसको विभाजित कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अंकों को नीचे लिखते हैं। या विभाजित होगा नहीं और 1 को नहीं लिखा जाता है। सोडियम के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे 1 नहीं लिखेंगे। ये क्या बन गया मेरा लवण, NaCl। NaCl। ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जैसे में कोई दूसरा देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जेड क्या है, जिंक। ठीक, अब यहां पे देख रहे हैं तो अम्ल है और धातु। अम्ल और धातु आपस में अभी क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे यानी हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक है, लवण क्या बनने वाला है, अगर हाइड्रोजन गैस यहां से आया है, क्या बचा, SO4 यानी कि संयोजकता -2, Zn2 यानी संयोजकता +2। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिखते हैं प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुना। अच्छा, क्या कहा था मैंने कि अगर ये चीज पहले विभाजित हो जाए तो हम इसे काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। Zn के नीचे कितना आएगा संयोजकता, 1, जो कि नहीं लिखा जाता है तो Zn। SO4 के नीचे आएगा 1, ये भी नहीं लिखा जाता है तो SO4। SO4 यानी कि सल्फेट, जिंक सल्फेट है। जो लवण बनने वाला है ZnSO4। ठीक, यानी कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है अम्लों का धातु के कार्बोनेट CO3 2। अम्लों का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन हम देखने वाले हैं अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट। धातु के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है हमारा, HCO3 और ये 2 माइनस नहीं बल्कि माइनस। ठीक है, सेम रिएक्शन देगा। अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ। ठीक है, जब धातु के कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करेगा तब भी, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी। अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं, जल यानी कि H2O। ठीक है, जैसे में देखते हैं धातु का कार्बोनेट। पहले हम धातु को क्या करेंगे, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे CO3। ठीक है, जैसे सोडियम CO3, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। सोडियम क्या है, हमारा धातु है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है। जब अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनेगा उसी को हम धातु का कार्बोनेट कहेंगे। ठीक, Na+1 CO3 2- यानी कि -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इच्छा गुना होगा, कुछ विभाजित तो नहीं हो रहा है। Na के नीचे कितना आएगा 2, तो Na2, CO3 के नीचे 1 जो कि हम नहीं लिखते, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा धातु का कार्बोनेट हुआ। तो अम्ल का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल लिया हमने HCl, धातु का कार्बोनेट लिया, अभी हमने देखा Na2CO3। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और धातु के कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। हम लवण अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या बनने वाला है, लवण हमको रिएक्शन देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमको पता है तो वो हम पहले लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। अब हम रिएक्शन को देखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आया कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तो यही है, ये यहां से आया होगा। बचा क्या, ये हमारा सोडियम, यहां पे हमारा क्लोरीन, यहां पे सोडियम, यहां पे क्या बचा है क्लोरीन। सोडियम +1 क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुना करेंगे, एक को नहीं लिखा जाता है, Na के नीचे एक नहीं आएगा, Cl के नीचे एक, ये भी जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना वो क्या है NaCl। इसी तरीका से धातु का बाइकार्बोनेट, धातु Na बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, HCO3 संयुक्ता कितना है -1, संयुक्ता +1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुना, क्या बन जाएगा Na, एक को नहीं लिखा जाता, HCO3, यहां भी एक को नहीं लिखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 को क्या बोलेंगे बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है, हमारा धातु है, तो ये हो गया हमारा धातु का बाइकार्बोनेट। ये क्या था, हमारा धातु का कार्बोनेट था। ठीक है, तो अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया चेंज नहीं होगा, अभिक्रिया वही ही रहेगा, HCl + NaHCO3। अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हमें क्या देता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, लवण देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहां से आया है, Na और Cl के बीच में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा NaCl। तो अम्ल धातु के कार्बोनेट हो या धातु के बाइकार्बोनेट हो, अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। ठीक है, अभिक्रिया आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन हमको देखना है, अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके अंतिम में ऑक्सीजन लगा, NaHCO3 में भी ऑक्सीजन था। ठीक है, लेकिन ये CO3 समूह है, ये CO3 समूह को क्या बोला जाता है, कार्बोनेट। HCO3 समूह को क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट। सिर्फ ऑक्सीजन हो, जैसे MgO, पूरा ऋणात्मक समूह मेरा क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है। अगर पूरा ऋणात्मक समूह, माइनस समूह, यहां पर अगर तोड़ेंगे तो यहां बन रहा है Mg2+ और O2-, यही हुआ है Mg2+, Mg+2, O2-2, शब्द रखिए एक Mg के नीचे एक O के नीचे। यहां पर देखिए पूरा जो नेगेटिव समूह है वो मेरा सिर्फ ऑक्सीजन है, और अगर अंतिम में सिर्फ ऋणात्मक समूह के रूप में, ऋण आयन के रूप में सिर्फ ऑक्सीजन है तो उसी को हम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर वो ऑक्सीजन किसी धातु के साथ है तो ये हमारा हो गया धातु का ऑक्साइड।
जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। और ध्यान में रखना है कि धातु का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय गुण का होता है। ये अभिक्रिया आपका अम्ल और क्षार के बीच का अभिक्रिया है। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। अम्ल धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण तथा जल प्रदान करता है। अम्ल HCl, धातु का ऑक्साइड हम कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, Cu+2 O2- 2 एकम 2 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों के नीचे एक है तो कुछ नहीं लिखा है, CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, बन गया धातु का ऑक्साइड हमारा, ठीक है। क्या प्रदान करेगा, लवण तथा जल। जल हमें पता है H2O, हम H2O को पहले लिख लेंगे, H2O। लवण क्या बनने वाला है, H2O कहां से आया है, इस ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन निकला होगा, Cu और Cl के बीच अभिक्रिया होगा, Cu+2 Cl-1, तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कटने वाला है नहीं, संयोजकता कॉपर के नीचे एक जो कि नहीं लिखाएगा, Cl के नीचे 2, CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आपका लवण तथा जल प्रदान करता है। अंतिम अभिक्रिया जो देखने वाले हैं वो है अम्लों का क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अम्लों का क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहाँ पे अम्ल भी हमारा खत्म हो जाएगा, अम्ल का गुण भी खत्म होगा और भस्मों का गुण खत्म हो जाएगा। जैसे में देख रहे हैं HCl प्लस NaOH। HCl हमारा अम्ल है, NaOH हमारा क्षार। जब ये अभिक्रिया करेगा तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया क्या दे रहा है, लवण तथा जल। जल हमें पता है H2O, उसे हम पहले लिख लेंगे। लवण क्या बनने वाला है, तो जल यहां से आया है, Na और Cl यानी कि क्या बनेगा, NaCl। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो ये कुछ थे आपके अम्लों के रासायनिक गुण। कई टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं अम्लों के प्रकार। अम्लों को कई प्रकारों से बांटा जाता है। तो अम्ल, इसको हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका कार्बनिक अम्ल और दूसरा है आपका अकार्बनिक अम्ल। पहला क्या है आपका कार्बनिक अम्ल और क्या है अकार्बनिक अम्ल। नाम से ही क्लियर है कि जिन अम्लों में कार्बन पाया जाता है उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और जिन अम्लों में कार्बन नहीं पाया जाए उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जिन अम्लों में कार्बन पाया जाए उसे कार्बनिक अम्ल, जिन अम्लों में कार्बन नहीं पाया जाए उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे में आपका पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इस अम्ल को जरा ध्यान से देखिए। इस अम्ल में कार्बन है और दो जगह,
ये मैंने नहीं कहा है कि नहीं कि 2 जगह हो, 4 जगह हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा नहीं। जिन अम्लों में कार्बन अगर एक भी हो, 1 हो, 2 हो, कितने भी हो, लेकिन कम से कम 1 हो, जिन अम्लों में कार्बन हो उसे हम कार्बनिक अम्ल कहेंगे। एसिडिक अम्ल में कार्बन दिखा यानी कैसा अम्ल हुआ मेरा, कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। फिर आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध वगैरह में पाया जाता है ना, C3H6O3, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दूध वगैरह में पाया जाता है। कैसा अम्ल है आपका, कार्बनिक अम्ल है क्योंकि कार्बन दिखा। फॉर्मिक अम्ल टीटी के रंग वगैरह पाया जाता है ना, फॉर्मिक अम्ल CH2O2, CH2O2 हाँ, फॉर्मिक अम्ल। फिर से देखिए कार्बन है, कैसा अम्ल होगा ये, कार्बनिक अम्ल है ना। फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक है, लैक्टिक है, ठीक है। मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल CH2O2, CH2O2। फिर आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल वगैरह में पाया जाता है कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा C6H8O7। देखिए सभी अम्लों में कार्बन है, कार्बन है। जिन अम्लों में कार्बन पाया जाए उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जिन अम्लों में कार्बन नहीं पाया जाए उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे वे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है आपका, H2SO4, कार्बन है, कार्बन कहीं नहीं दिखा, ये कैसा अम्ल होगा, अकार्बनिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संकेत का सूत्र क्या आता है, HCl, कार्बन नहीं है, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल संकेत क्या होता है, HNO3। हाइड्रोजन फ्लोराइड कम से कम 5 कर लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, HF। देखिए इन सभी अम्लों में कार्बन है, कार्बन नहीं। अगर किसी अम्ल में कार्बन नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक अम्ल। किसी भी अम्ल में कार्बन हो उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल ये सारे देखिए, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। कहीं ना कहीं कोई आपको चींटी के डंक में मिलेगा, कोई आपको सिरका में मिलेगा, कोई आपको दूध में मिलेगा, यानी ये प्रकृति में पाए जाते हैं। इसीलिए कार्बनिक अम्लों को हम प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। ये उतने प्रभावशाली या उतने प्रबल नहीं होते, क्योंकि अम्लों के गुणों में हम लोग देखा था भौतिक गुणों में कि अम्ल त्वचा में जलन पैदा करते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा जलन पैदा करते हैं, हल्का फुल्का, नींबू वगैरह रगड़िएगा तो हल्का सा आपको जलन हो। यानी क्या ये प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ध्यान में रखने लायक चीज है आपका कि कार्बनिक अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, सामान्यतः अपने पावर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। जबकि वही अकार्बनिक अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हम खदानों से निकालते हैं, इसलिए ये हमारे खनिज अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल कैसे अम्ल हुए, खनिज अम्ल हुए, ठीक है। ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। आगे आगे हमारे दो टॉपिक आता है, सांद्र और तनु। सांद्र और तनु, सांद्र और तनु अम्ल किसे,
अभी तो देखो कार्बनिक अम्ल क्या है, अकार्बनिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या है, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल क्या है। वैसे प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो अपने जलीय विलयन में जितना भी H प्लस है सारा का सारा दे दे। इसका जितना H प्लस है वो सारा का सारा जलीय विलयन में निकल जाएगा। इसके पास जितना H प्लस है ये सारा का सारा अपना H प्लस दे देगा। लेकिन ये सारे अगर 100 है तो 50 खर्चा करेगा और 50 अपने पास रखेगा, कंजूस है। हाइड्रोजन आयन देने के मामले में ये सारे कंजूसी करते हैं, इसलिए इन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये आराम से देते हैं, ठीक है, इन्हें कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है। जितना H प्लस है एकदम आराम से कर्ण की तरह दानी अम्ल है ना, सारे H प्लस ही दे देंगे। ठीक, तो ये भी कह सकते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाए या फिर संपूर्ण हाइड्रोजन आयन दे दे, प्रदान कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, और जो अपना संपूर्ण हाइड्रोजन आयन दे नहीं, जो आंशिक रूप से दे, कुछ अपने पास भी रख ले, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। सांद्र तनु के मामले में ये ज्यादा कुछ है नहीं। सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला। अगर हमने HCl लिया बिना मिलावट का, ठीक है, तब हम इसे क्या कहेंगे, सांद्र HCl। अगर इसमें पानी डाल दी तो हमने क्या एसिड को प्रबल मजबूत किया या कमजोर किया, कमजोर किया, ये क्या हो जाएगा, तनु। तनु के आगे DIL भी लिखते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl। मतलब क्या है यहाँ पे, इस HCl में हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया। अगर CONC कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर ये लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये जो है यहाँ पे जो HCl है वो कमजोर है और यहाँ पे HCl जो है हमारा वो पतला है। अब HCl तो या तो कमजोर हो सकता है या तो पतला हो सकता है। देखा हमने HCl क्या है, हमारा प्रबल अम्ल है। फिर यहाँ से तनु और सांद्र का मतलब क्या हुआ, इस HCl में हमने पानी मिला दिया। अब पानी मिला के हमने HCl यानी एसिड को क्या किया है, कमजोर किया। यहाँ हमने HCl में कम पानी मिलाया है या पानी मिलाया ही नहीं। यहाँ पे जो हमारा HCl है वो मजबूत है, प्रबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, कॉन्क HCl यानी कि सांद्र HCl। यहाँ पे क्या लिखा हमने, DIL डाइल्यूटेड HCl या फिर तनु HCl। ये रहे आपके अम्लों के कुछ प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के कई उपयोग हैं, कई तरह से हम अपने दैनिक जीवन में खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पे सफाई वगैरह जगह पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तब देखने वाले हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग क्या है? सिरका जैसे अम्लों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण में करते हैं, ठीक है। सिरका जैसे अम्लों का उपयोग हम लोग खाद्य परिरक्षण में करते हैं। अब ये खाद्य परिरक्षण क्या है, तो खाने पीने सामान को लंबे समय तक बचाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है आपका, तो आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल, अच्छा अभी तो खाने पीने के सामान को बचाने में कर रहे हैं, कुछ अम्लों का उपयोग हम लोग खाने में ही कर लेते हैं, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो कहां पाया जाता है, नींबू, संतरा, कह सकते हैं खट्टे फलों में, है ना, खट्टे फलों जो अम्ल पाया जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, खाने में करते हैं, तो साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू, संतरा इत्यादि में पाया जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में करते हैं, ठीक है। जंग हटाने में भी उपयोग होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जंग हटाने में। अब कई का जंग आप लिख सकते हैं कि कार का जंग, लोहे का जंग, दीवार का जंग, ठीक है, दीवार तब तक भी
दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह, जो भी लोहे का सामान है उसमें अगर जंग लग गया है तो हम उसका इस्तेमाल हम लोग फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा उसको हटाने में कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दुनिया का सबसे मजबूत एसिड है ये। क्या है संकेत, H2SO4। इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी में करते हैं। बैटरी के पानी में एसिड जो डलाता है वो एसिड है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ही है। H2SO4 बैटरी में करते हैं। उर्वरक खाद में आपका करते हैं, खेतों में जो खाद डाला जाता है उसमें भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, बैटरी में हो गया आपका, उर्वरक में हो गया, अग्निशमन में हो गया। अग्निशमन, अग्निशमन क्या है, आग बुझाने में, तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका इस्तेमाल हम लोग टाइल्स वगैरह की सफाई में करते हैं। टाइल्स की सफाई में, घर में आपका लाइजोल है और भी सारे क्लीनिंग सारे कुछ जो भी है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। हमारे पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये रहे आपके अम्लों के कुछ उपयोग खाद्य परिरक्षण में, खाने में, ठीक है, जंग हटाने में, बैटरी में, आग बुझाने में, खाद डालने में, टाइल्स वगैरह की सफाई में, मार्बल टाइल्स ये सब की सफाई में भी हम लोग अम्लों का उपयोग करते हैं। ठीक, इसी के साथ ये अम्ल आपका खत्म होता है। अब हम आगे भस्म और लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे।